जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों हम लोग बताते हैं कि हर हफ्ते एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो इस हफ्ते का जो हमारा सेगमेंट है वो एजुकेशन पे है। और मित्रों एक बात और कहना चाहेंगे हम कि एजुकेशन किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है। हम जानते हैं कि जो राष्ट्र जितना शिक्षित होगा, साक्षर होगा, वह देश उतने ही तरक्की करेगा और डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। इसी सिलसिले में हम लोग आए हुए हैं पायनियर सैनिक स्कूल, जो कि इमिलिया चंदापुर में पड़ता है, वाराणसी में। और मित्रों मैं एक बात है इस विद्यालय के विषय में आपको बता दूं कि इससे पहले भी हम लोग लास्ट 2 ईयर हम लोगों ने यहाँ पे आए हुए थे, और जो यहाँ के चेयरपर्सन हैं मिस्टर शक्ति सर, इनसे हम लोगों ने बात किया था। जो यहाँ के डायरेक्टर और प्रिंसिपल हैं मिसेज बबीता सिंह, इनसे हम लोगों ने बात किया था। इस विद्यालय की एक चीज़ ये है कि यहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, और बच्चे डिसिप्लिन के माध्यम से ही, एक प्रिंसिपल होता है उनके लाइफ में, एक डिसिप्लिन होता है जिससे वो आगे वाले पद पे सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम लोग को बरबस ही दोबारा इस स्कूल को न्यू सेशन जो कि शुरू हो चुका है और मध्य में आ चुके हैं, हम लोग को बरबस यहाँ पे खींच लाया। कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलेगी, जो कि हमारे दूर दराज के जो दर्शक हैं जो हमसे वाद विवाद करते रहते हैं, उनको हम बताते हैं कि इस स्कूल में जाएं और यहाँ पे एक बार ट्राई करें। तो इसी सिलसिले में आते हैं। तो सबसे पहले जो है हम पायनियर सैनिक स्कूल के जो चेयरपर्सन हैं शक्ति सर, इनसे हम इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मित्रों कि व्यक्तित्व तो बड़ा है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, क्योंकि इनको हम कई पार्ट में हम इनको दिखाना चाहेंगे। जैसे इनका व्यक्तित्व है एक एकेडमिक पर्सन के रूप में, उसके रूप में सोशल वर्कर भी है, बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्क के भी 1-2 सवाल हम लोग छुएंगे, और पॉलिटिकल पे भी कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे जो कि जन सम्मान की होगी। तो सबसे पहले शक्ति सर से हम बात करेंगे। शक्ति सर नमस्कार जी, मैं पायनियर सैनिक स्कूल का चेयरमैन हूँ, और मैं इस स्कूल को जो है लगभग ये 12 साल से मैं चला रहा हूँ। और ये एड्रेस इसका जो है इमिलिया है, चंदापुर नहर में है, पांडेपुर से मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर है। और मैं इसके पहले जो है मर्चेंट नेवी में था, वहाँ पे मैं जॉब करता, आरओ पोस्ट पे था मैं। उसके बाद मैंने पायनियर सैनिक स्कूल ओपन किया है 2010 से। नमस्कार, मैं मिसेस बबीता सिंह, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, और मैं लगभग 2010 से इस स्कूल को रन कर रही हूँ। सबसे पहले प्रिंसिपल मैम से आपसे बात होगी, क्योंकि एक स्कूल का प्रिंसिपल जो होते हैं वही एक आइडल होते हैं। लोग बच्चे हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे आपके यहाँ प्यून काम करने वाला, वो एक देखता है अपने प्रिंसिपल को कि हमारी मैडम प्रिंसिपल है। तो मैडम एक प्रिंसिपल के रूप में आप जो है इस स्कूल को, पायनियर सैनिक स्कूल को कैसे गवर्न करती हैं? पहले तो आप गवर्न पे बात हो जाए कि कैसे इसको मैनेजमेंट को हैंडल करती हैं, आप टीचर्स को क्या एडवाइस देती हैं? यहाँ पे देखिए जितने भी स्टाफ हैं सभी लोग हम लोग फैमिली मेम्बर की तरह से हैं, और सबको उसी तरह से मैं ट्रीट भी करती हूँ। और जितने मेरे स्टाफ हैं उन लोगों को हमसे कोई असहजता नहीं होती है, और उन लोग के सहयोग से ही हम इस स्कूल को बहुत अच्छे से रन कर पाते हैं। और सभी को चाहते हैं कि मतलब इस एकेडमी को मिलजुल कर एक परिवार की तरह, एक कुटुंब की तरह इसको चलाएं, और इसमें ग्रोथ हो। चाहे वो हमारे ये ड्राइवर हों, चाहे हमारे ये टीचर्स हों, दाई हों, सभी लोग, उनको हम किसी को अपने से कम नहीं समझते हैं। हम सबका सम्मान अपनी अपनी जगह है। आप इसके बारे में बाहर जाके उनसे बात भी कर सकते हैं मेरे बारे में। तो हम सबको एक समान लेके चलते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्कूल 2010 से अभी तक कभी भी मतलब डाउन नहीं हुआ है, हमेशा मतलब ऊपर ही गया है। मित्रों हम प्रिंसिपल मैम से एकेडमिक सवाल करेंगे, और सर से थोड़ा सा हम लीग से हट के भी बात करेंगे, जो कि एजुकेशनल से ही संबंधित रहेगा। चेयरमैन सर, एक समस्या देखी गई है आजकल बच्चों के अंदर कि जो कापी किताब के बोझ हैं, सिलेबस जो होते हैं वो इतने हावी हो चुके हैं कि कंधे झुक जाते हैं। बेचारे अगर आते हैं 7 बजे अगर स्कूल चल रही है, क्योंकि आपके यहाँ डिसिप्लिन बहुत हार्ड होता है, तो अगर बच्चा एक 7 बजे 8 बजे आता है और वो 12-1 बजे जाता है, तब तक वो काफ़ी उसकी एनर्जी लॉस हो चुकी है। उस पर से बैग का बोझ जो होता है वो कमर तोड़ देता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
सर इस पे हम ये करेंगे कि बात आप सही करें कि बच्चों का इतना बुक और कापी होने पर भाई वज़न तो इसका सिर्फ पड़ता ही है, लेकिन इस पे देखिए बहुत हद तक मैं अब यहाँ के मैं स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल के गार्जियन भी बहुत ज़िम्मेदार होता है। अगर माने मुझको मैं टाइम टेबल अगर मैं बनाता हूँ जिसमें कोई मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, हम हफ्ते में 3 दिन उनको डालते हैं, जिससे मान कि बच्चों को थोड़ा सा लोड वज़न जो है थोड़ा कम हो, तो उस पर गार्जियन कहते हैं कि सर आपने ये चीज़ आज हमको होमवर्क नहीं मिला, वो चीज़ होमवर्क नहीं मिला, जिसकी वजह से हमको हमारे मजबूरियाँ पड़ जाती हैं कि थोड़ा सा हमको जो है सभी चीज़ों को लेकर चलना। लेकिन थोड़ा सा गार्जियन को थोड़ा सा ये समझाना चाहिए कि भाई बच्चों को ये एक मजदूर ना बनाए, बच्चों को एक मतलब एजुकेशन को सिस्टम में लेकर चलें, ताकि बच्चे को बहुत फ्रस्ट्रेशन भी ना हो कि भैया हमको ये पढ़ना, लेकिन उसको इतना गार्जियन बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि हर गार्जियन सोचता है कि हमारा बच्चा IAS बने, PCS बने। ये चीज़ गलत है, ठीक ना। आदमी अपनी योग्यता अनुसार हर लड़का आगे बढ़ता है, लेकिन जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चीज़ दबा दिया जाएगा, अगर मान लीजिए मैं ट्रक का माल को अगर मैं जीप पर रखूँगा, जीप दब जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, ठीक ना। इसको हमें सोचना चाहिए, गार्जियन को भी सोचना चाहिए कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं, पढ़ाई करो, लाइटली करो, बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश, और बच्चे मतलब जो है उसको एक खेल की तरह समझ के काम करें। उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें चाहे आशा ना रखें, आशा रखना ही बच्चों के लिए बहुत जो है समस्याएँ खड़ी करता है। एक तरह से देखा जाए सर का ये कहने का मतलब है कि हर बच्चों के अंदर अपनी काबिलियत है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर पढ़ाई में वीक है तो वो किसी और एक्टिविटीज़ में हाई ना हो। हमको उनकी चीज़ों को देखना चाहिए और उस पर ही काम करना चाहिए। मैडम से सवाल है, मैडम एक बच्चा जो है, आपके यहाँ कई तरीके के बच्चे आते होंगे, कोई बहुत ब्रिलियंट होता होगा, कोई बहुत वीक होता है। जैसे मैं उदाहरण दे दूँ, कोटा में सर कोचिंग जो चलती है IIT की, उसमें भी 2 या 3 एग्ज़ाम लेके वो अपने यहाँ कोचिंग में तब जगह देते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं। तो हम ये कहते थे जब उनके पास अर्जुन पहुँच ही गया है तो आँख तो भेद ही देगा। लेकिन जो अर्जुन नहीं पहुँच पाया, मैं एकलव्य की अगर बात करूँ, तो आप कैसे मैडम एक एकलव्य को अर्जुन की श्रेणी में आप जो है उसको पूरी करती हैं? सवाल को मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक कमज़ोर बच्चे को एक तेज बच्चे के श्रेणी में कैसे ला सकते, क्या आप करती हैं? देखिए मेरे यहाँ जैसे हम लोग ने उसका एक टाइम टेबल बनाया हुआ है स्कूल में, जैसे 7 पीरियड बनाया है, उसमें से हम लोग 6 पीरियड में क्लासेस चलाते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चलाते हैं। और जो हमारा जो 7 पीरियड है उसमें हमने टीचर्स का टाइम टेबल बनाया है। उसमें जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है तो हर क्लास से उस बच्चे को उसमें से हम लोग चूज़ करते हैं कि जो वीक बच्चे हैं उनका हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, और उसको हम लोग मंथली क्या वीकली उनका टेस्ट लेते हैं, जिससे उनमें इम्प्रूवमेंट होता है। उसका अलग हम लोगों ने डायरी बनाया है कि इनके मतलब पिछला रिकॉर्ड क्या था, कितना इन्होंने इम्प्रूव किया। ये चीज़ें हम हर मंथ हमारे यहाँ PTM होता है, उसमें हमने गार्जियन को हम लोग दिखाते हैं। तो हम इस तरह से वीक बच्चों पे इस तरह से हम लोग ध्यान देते हैं। मान लीजिए मैडम कि कोई बच्चा तेज है, ब्रिलियंट है, लेकिन वो किन्हीं कारणवश वो डाउनफॉल होता चला जा रहा है। बहुत से ऐसे हम लोग के भी लाइफ में ऐसे बहुत से आते हैं कि हम लोग का एक समय आता है बहुत पीक पे रहते हैं, फिर हम लोग, तो आप फिर उस बच्चे को कैसे मॉनिटरिंग करती है? ये बहुत बड़ा सवाल है मैडम, क्योंकि तेज़ बच्चा तो है, लेकिन हमको सफलता पाना, मैं सफलता मेहनत करके पाऊँ, लेकिन सफलता पे टिके रहना सकती सर, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आपका पायनियर स्कूल आपने बताया कि निरंतर आगे किया, आपने उसको स्टेबिलिटी दी, स्थायित्व दिया, तब तो वो आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे बच्चों को आप कैसे समझ जाती है कि ये बच्चा थोड़ा सा गलत चल रहा है? क्योंकि कई हमारे झारखंड से एक व्यूवर्स थे, वो हमको मेल के द्वारा ये पूछे हुए सवाल थे, तो मुझे समझ में आता है कि आपसे सवाल करना चाहिए कि उनका लड़का तेज़ था, वो नीचे थोड़ा सा आ रहा है। तो फिर आप उसको कैसे रीड कर पाती हैं कि ये है इसको सही बूस्ट की जरूरत? इसके लिए देखिए हम लोग को मैं इसको और सरल कर दे रहा हूँ, क्या काउंसलिंग आप करती हैं बच्चों? इसके लिए हम बोलना चाहेंगे, देखिए बच्चों में देखिए जब बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है ना, उसके तो ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार मैं सबसे बेस्ट हूँ, ठीक ना। तो उसको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो अपना पथ जो है भटके ना। वो मोटिवेशन हम लोग टीचर के द्वारा देते हैं, खर्चा खुद हम अपने पास बुलाते हैं, उसको अलग से ट्रीट दिया जाता है, एक मतलब हमको गिफ्ट भी दिया जाता है कि भाई तुम इतना अच्छा वर्क करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको जो है संभाल कर रखना है,
ठीक ना। इसमें मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है उसके लिए, बिना मोटिवेशन के वो वर्क नहीं कर पाएगा, वो आगे उसके पास वो डाउन हो जाए। कहाँ से मैंने एक बार जो है एक लड़का था, बहुत गरीब घर का लड़का था, जिसको पढ़ने में बहुत अच्छा था, हमारे स्कूल में ही पढ़ता था मैं, और जिसके टॉपर लड़का था, बहुत बढ़िया पढ़ने में था। और उसी से हमने सीख लिया है कि अब उसमें क्या था कि बच्चे को हमने जो है अपने तरफ से ताकि वो गरीब था, अपने सब में हमने उसको बैग, कापी, किताब, बुक, ड्रेस, मतलब जो है जूता, टोटली फीस माफ, ठीक ना, ये करते थे। तो उसमें अगर देखिए हम तो भाई स्कूल की तरफ से ये चीज़ भावना सोच के अच्छा लड़का है, उसका आगे प्रोत्साहन देते हैं, चूँकि बच्चा गरीब था। लेकिन उसके मन में एक झिझक आती थी कि हीन भावना आती गई कि मतलब कि हम गरीब हैं तो जिसके वजह से हमको जो है ये सब दी जाती है। लेकिन हमने तो भाई दूसरा चीज़ सोचा था कि बच्चा पढ़ने में इसको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक ना। तो इस चीज़ को हमने उससे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रख पाए, जिसकी वजह से बाद में कक्षा 8 के बाद उसका जो है थोड़ा लाइन चेंज हो गया। तो लेकिन उसके बारे में थोड़ा अभी वैसे ख़राब नहीं है, लेकिन हमको ये जान के बड़ा तकलीफ़ हुआ। लेकिन हमने इसके बारे में सोचा कि भाई उसको बुला के वो मोटिवेशन देना चाहिए। तो हमने उसको बुलाया था, बुला उससे बातचीत की, और उसके बाद उसने पढ़ाई का रेगुलर करते हुए उसने इस समय जो है वो बच्चा जो है ये ग्रेजुएशन क्रॉस कर चुका है इस समय। लेकिन पढ़ाई अपना बीच में छोड़ चुका था, उसको रेगुलर किया। उसके अंदर जो हीन भावना आ गई थी कि भाई हम गरीब इसलिए हेल्प किया है, लेकिन उसको हमने बताया कि नहीं, तुम्हारी गरीबी की वजह से नहीं, तुम्हारे टैलेंट की वजह से जो हमने तुम्हारा सो सपोर्ट किया। एक तरीके से अगर बोले जाते दर्शकों तो ये काउंसलिंग ही होता है। काउंसलिंग करके सर ने उसको फिर से जो पद से उतर चुका था फिर से पटरी पर ले आया, और जैसा बताया ये बहुत सुखद अनुभूति। बट अब एक छोटा बच्चा है किंडरगार्टन में, छोटा बच्चा है, इसके बाद कुछ हम जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले पे भी बात करेंगे आपसे। एक छोटा बच्चा है, घर से निकलता है, अब वहाँ आपके विद्यालय में आता है, विद्यालय में आने के बाद उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो आप मोरल रूप पे वो उसको एक्टिविटीज़ करवाती हैं, या स्टडी रूप पे करवाती हैं, या प्रैक्टिकली रूप पे करवाती हैं? ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि छोटे बच्चे ही सर न्यू रखते हैं अपने प्रैक्टिकली। क्योंकि जैसे हम लोग भी छोटे थे, तो जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें हम लोग को बीच बीच में आता था आओ करके देखें, होता था ना। तो जब हम लोग करते हैं तो वो उससे हम ज़्यादा सीखते हैं। और हमेशा हम तो अपने छोटे जो हमारे किंडरगार्टन वाले टीचर्स हैं, तीनों क्लास के टीचर्स को बुलाते हैं और सबको, अभी ये मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं, डेली उन लोग को हम प्रैक्टिकली उन्हें पढ़ाते हैं। और रिटन वर्क तो 1-2 पीरियड में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो भी वर्क है हम उन्हें चाहते हैं कि वो प्रैक्टिकली सीखे। जिसे कोई फ्रूट हुआ या तो वेजिटेबल हुआ, उसको हम लोग दिखा के उसको रिकॉग्नाइज़ कराते हैं कि मतलब ये क्या है, तभी वो जानेंगे। सिर्फ हम लोग मैंगो मीन सांप बता देंगे तो नहीं जानेंगे, उन्हें हमें दिखाना पड़ता है। तो वो सब TLM हम लोग के पास रखा हुआ है, जिससे हम लोग प्रैक्टिकली बच्चों को रीड कराते हैं। मैडम इस समय अगर देखा जाए तो हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये बहुत महिला सशक्तिकरण पे विशेष ध्यान देते हैं। महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन या इस तरीके की चीज़ें बहुत। उन्होंने एक स्लोगन निकाला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ पे तो भारत काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ हम लोग के औसत जो लिंगानुपात है वो पहुंचने वाला है। लेकिन मैडम जो ये बेटी बचाओ अरे बेटी पढ़ाओ वाला जो सब्जेक्ट है, ये आज भी कहीं ना कहीं, हम तो मान लीजिए शहरों में रह रहे हैं सर, तो हम लोग के अंदर लड़की लड़का में भेद नहीं है, सब बराबर है। लेकिन मैडम जो बेटी पढ़ाओ वाली है, इस पे आपका स्कूल एकेडमिक जो है वो क्या करता है और कैसे कार्य करता है, और कितनी लड़कियों को आप प्रमोट किए हैं किसी भी माध्यम से? सर जैसे मेरे यहाँ गार्जियन आते हैं, उनके 2-3 बच्चे होते हैं, तो वो आते हैं एडमिशन कराने अपने बच्चे को, तो देखते हैं कि ज़्यादातर वो लोग लड़कों का एडमिशन यहाँ कराते हैं। तो हम लोग उसमें डिटेल तो लेते हैं कि आपके और कितने बच्चे हैं, तो वो लोग बताते हैं कि मतलब ये लड़की है, तो पता चलता है कि वो प्राइमरी में पढ़ रही है। तो उन्हें हम मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आपको उन्हें भी यहाँ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी कंपटीशन होंगे आपका इसी माध्यम पे होगा। CBSE के माध्यम पे ही आजकल जो भी आगे टेस्ट हो रहे हैं उसी के माध्यम पे हो रहे हैं। तो उन्हें हम लोग मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उसमें हम लोग उनको कुछ रियायत बरतते हैं कि आप उन्हें भी पढ़ाइए। मतलब उन्हें ये हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, बल्कि लड़कियां ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाना। कि लड़का तो आपके घर ही रहेगा, वो आपका बिजनेस संभालेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन जो बेटी आपकी है वो अगर उसे अच्छे घर में भेजना है
या तो आगे जॉब भी करना है, अगर जॉब नहीं करते तो कम से कम अच्छे घर में जाए, ताकि वो जिस परिवार में जाए अगर उसके बच्चे हैं तो वो भी उसे शिक्षित कर सके। इसलिए लड़कियों का पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी है। हम हर माँ बाप से ये, अगर वो हम अक्सर देखते हैं कि वो लड़कों का एडमिशन कराते हैं, बोलते हैं कि लड़की हमारे प्राइमरी पढ़ रही, या तो हम उसका आरटीई से कहीं प्राइमरी में डाले हैं, तो इसके लिए हम उन्हें रोकते हैं और हम कहते हैं आप लाइए, हम उसमें मतलब कम से आधा कंसेशन कर देते हैं, या तो फिर उनकी वैन की जो उसमें पूरा छोड़ देते हैं कि चलो हम उनका वैन का नहीं लेंगे, लेकिन बच्ची को भी ले आइए। तो बेटियों के लिए हम यही चाहते हैं कि मतलब सभी को ये चीज़ करना चाहिए, उन्हें पता करना चाहिए कि उनके और बच्चियाँ अगर लड़की है और वो यहाँ नहीं पढ़ रही, प्राइमरी में पढ़ रही है, तो इसके लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी है। पायनियर ये बहुत ही सार्थक पहल कर रहा है बेटियों को लेके, और मेरा सारे स्कूल से, सर से भी है और सर की तरफ से भी है कि बेटियों को जरूर शिक्षित करें, क्योंकि एक राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान बहुत ज़रूरी है। शक्ति सर, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनपीए को आप कैसे देखते हैं, और अपने स्कूल में आपने कब से इसको लागू किया है कि या करेंगे? नहीं, उसको हमने लागू कर दिया है, लेकिन इससे हमको बहुत ज़्यादा संतुष्टि तो नहीं है। कहें से कि पहली बात तो कुछ चीज़ें उसमें रूल्स वगैरह जो हैं, जो कि आप अब नया रूल जैसे आ रहा है कि अभी शायद अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन लागू हो जाएगा कि आप 10th तक के बच्चों को फेल नहीं कर सकते एजुकेशन में। ये गलत है, ये चीज़ होना चाहिए। जब तक बच्चे को देखिए डर ना हो नहीं रहेगा ना, तो पढ़ेगा नहीं, उसका एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब हम ही हैं, अगर कोई भी आदमी अगर कहीं मजदूरी करता है चाहे कुछ करता है, एक डर रहता है ना कि मैं मजदूरी अगर नहीं करा, मैं शाम को 400 या 500 रुपये नहीं कमाऊँगा, तो हमारा बच्चा जो आज मैं भूखे पेट सोएंगे। इससे बच्चों में भी एक डर होना चाहिए कि भाई हमको ये पढ़ाई करेंगे तो फेल हो जाएंगे, नहीं तो छोटे बच्चों के साथ पढ़ना होगा, इसलिए ये ज़रूरी है। और जहाँ तक ये और जैसे व्यवसायिक वाला जो बात है, व्यवसायिक अभी देखिए इतने छोटे बच्चों पर लादना उचित नहीं है। इतने छोटे बच्चों पर व्यवसायिक चीज़ें लादना उचित नहीं। उनको कम से कम देखिए, जब हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि बच्चा जब 18 साल बाद जब वो उसको पूर्ण रूप से विकसित होता है, तब उसको 18 साल बाद ही उसको देना, उसके पहले तो भाई देना मतलब उचित तो हमको नहीं लगता है। लेकिन भाई जो गवर्नमेंट की भाई हो सकता है सही की, अपने हिसाब से सही की होगी, लेकिन हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए भाई कि जब हम कहते हैं कि जब छोटे बच्चे से वर्क कराते हैं, तो गवर्नमेंट भी एक रूल निकाली हुई है कि ये बाल अपराध है। तो वो जो हम एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं जब उससे वर्क ही नहीं कराएंगे? तो ये बात सर का बहुत ही पहली बार अब मुझे भी ये संज्ञान हुआ। सही बात है कि जब तक एक कहावत है, भयभीन होए न प्रीत, जब तक बच्चे को फेल होने का डर नहीं होगा, वो उस स्टडी वो नहीं कर पाएगा। और गवर्नमेंट का इसी पर हमारा एक मैम से भी सवाल रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचनी चाहिए। खैर सर ने सही बोला कि सरकार जो बैठी है, रिसर्चर जो बैठे हैं, वो हम लोग से कहीं ज़्यादा सोचे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सर, आप बोलने से थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि जो योजनाएं बनती है वो एसी कमरे में बनती है, ये तो सभी जानता है। ग्रास रूट पे आके काम नहीं होता। तो ग्रास रूट का ये है कि जब तक डर नहीं होगा, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे मैडम, तो हम लोग को डर होता था कि हाई स्कूल मतलब बहुत बड़ी चीज़, मतलब पूरा सब कुछ सर्वस्व छोड़ के पूरा गार्जियंस लग जाते थे। और यहाँ पे तो अब तो बच्चों को, अच्छा मैडम इसी पर एक सवाल बनता है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम दी गई है अब, A+, A++, हम लोग में परसेंटेज होते थे 45%, 35%, 67%, जो भी होता था। एनीवे, उस ग्रेडिंग सिस्टम से बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और सबसे बड़ा स्कूल पे क्या प्रभाव पड़ा? क्या वो सही एक तरीके से न्याय कर पाया बच्चों के साथ, या न्याय कर पाता है? फेल तो सर ने बताया किसी को नहीं कर सकते अब हम लोग। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम कहाँ तक सही है और क्या है? हमें तो ग्रेडिंग सिस्टम से ज़्यादा बेटर पहले वाला ही सिस्टम लगता है। हाँ, और इस पे तो ज़्यादा नहीं बता। हाँ देखिए, ग्रेडिंग सिस्टम चाहे आप परसेंटेज वाला है, ठीक ना, परसेंटेज वाला ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए है कि अगर मान लें में A+ लेते हैं, ठीक ना, तो A+ को हम 80 से लेकर 90 के बीच में मान लेते हैं, लेकिन एक्यूरेट तो कुछ भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, ठीक ना। और उसमें क्या है, उस समय जो है अगर जो बच्चा अगर 88 पाता है वो भी, और चाहे 82 पाता है वो भी, वो दोनों एक ही लाइन में हो गए।
तो आप अपने को बेटर कैसे बनाएंगे, ठीक ना। अगर हमसे आप अगर बेटर हैं तो उसको शो होना चाहिए ना कि आप हमसे बेटर हैं, कुछ तो होना चाहिए ना। अब हम 81 पाकर भी जो है अपने आप को ब्रिलियंट समझे, आप 89 पाकर भी ब्रिलियंट ना समझे। जैसे इसमें राहुल गांधी हैं, 90 सीट पाके भी अपने आप को जीता हुआ मानते हैं, और बीजेपी जो है 245 सीट पाके भी हारा हुआ हम कहते हैं। समझ के बहुत सुंदर उदाहरण दिया। सर मैं आपसे इसी पर बात करना चाहता हूँ कि कोचिंग ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है आज के परिवेश में देखा जाए। कहते हैं कि गार्जियन जो है स्कूल से पहले कोचिंग खोजता है। बच्चे अपनी चीज़ें जो नहीं बन पाया मैडम, वो अपने बच्चों के अंदर ज़बरदस्ती जैसे सर ने बताया कि सबके अपने अंदर अलग अलग काबिलियत है। जैसे कि मैं अगर कोशिश करूँ अमिताभ बच्चन बनने की, तो मैंने उस पद पे चला ही नहीं, मेरा जर्नलिज्म फील्ड है, इसमें मैं ज़्यादा बेहतर कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें सोचना चाहिए। तो सर सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोचिंग जो है बच्चे की फादर मदर जो है पहले खोज रहे हैं, स्कूल बाद में खोज रहे हैं। तो इस कोचिंग को लेते हुए आप क्या संदेश या क्या बच्चों से, अभिभावक के बच्चों से, अभिभावक से करना चाहिए? सर इसका आंसर सर आपने ही दे दिया, ठीक ना। जो आपने अभी बोला है कि भाई देखिए, इसके पहले भी हमने बोला था कि भाई देखिए गार्जियन जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक ना। इसमें देखिए कुछ स्कूल जो है, आप गार्जियन खुद सोचना चाहिए। आप स्कूल में जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप 7-8 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन कोचिंग क्या है, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाता है। आपको फिजिक्स पढ़ाएगा, साइंस पढ़ाएगा, मैथ पढ़ाएगा, बहुत अधिक होता है तो आपको इंग्लिश पढ़ा देगा। लेकिन आप स्कूल जाते हो, लेकिन तवज्जो कहाँ देते हैं लोग? कोचिंग देते हैं, ठीक ना। कोचिंग आपके बच्चे को 1.5 घंटा पढ़ाता है, स्कूल आपके बच्चों को 6 घंटा पढ़ाता है, लेकिन तवज्जो कहाँ देते हैं लोग? कोचिंग देते हैं। कैसे कोचिंग वाले उनके बच्चे को इतनी मतलब कि ये उम्मीदें दिखा, भाई सपने कहते हैं ना, सब ब्रेन वॉश कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग भाई कोचिंग पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन आप वास्तविकता अगर देखेंगे तो स्कूल बेस्ट है, स्कूल से आगे कोचिंग नहीं हो सकती है। मैडम अगर मैं पायनियर सैनिक स्कूल की बात करूं तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं, फिर सर मैं आपसे इससे संबंधित बात करूँगा, सैनिक से संबंधित, सोल्जर से, जो टीचर्स हैं उनकी एबिलिटीज़ जो अहर्ता है वो आप क्या कैसे इंटरव्यू लेके कैसे बच्चों मतलब टीचरों को एंट्री देती हैं, क्या देखती हैं उनके अंदर, बताएं। फैकल्टीज जिसको मैं फैकल्टीज़ के रूप में बोल सकता हूँ। पहले तो मान लीजिए उनका जैसे रिज्यूम तो रहता ही है लेकिन उस पर हम ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि आज ही एक आया था मेरे पास रिज्यूम जिसमें बहुत वेल क्वालिफाइड थे, लेकिन हमने सबसे पहले उनसे एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं जिससे उनका हमको मतलब समझ में आ जाता है कि इनकी क्या क्वालिटी है, और उसके बाद से हम लोग डेमो क्लास लेते हैं। तो हम टीचर की पहचान डेमो क्लास से ज़्यादा बेटर तरीके से ले पाते हैं, और ये देखते हैं कि वो मतलब और टीचर में एक एबिलिटी ये देखते हैं कि वो एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर छोटे बच्चों के टीचर हैं, अगर नर्सरी के हैं टीचर जैसे, तो वो और 2-3 साल किसी स्कूल में अच्छे से पढ़ाए रहेंगे तो वो ज़रूर से हमारे बच्चों को संभाल लेंगे। और जो थोड़ा बहुत जो बचता है हम डेमो क्लास में उसको देख लेते हैं कि वो कैसे हमारे बच्चों को देख रहे हैं, तो हम डेमो क्लास के बाद ही हम ज्वाइन करते हैं। हाँ, आप फिल्टर करके तब आप टीचर को सेलेक्ट करती हैं? सबसे पहले एप्लीकेशन से आधी बातें समझ में आ जाती है, उसके बाद से हम उनके डेमो क्लास से फिर हमने बच्चों से फीडबैक लेते हैं, उसके बाद ही उनको ज्वाइन करते हैं। सर जैसे कि हमारे विद्यालय का नाम है पायनियर सैनिक, सोल्जर, बहुत बड़ी चीज़ है सोल्जर होना। तो यहाँ पे ऐसी क्या आप बच्चों को सिखाते हैं कि जो अगर वो डिफेंस में जाना चाहे, तीनों सेक्टर में, डिफेंस में चाहे थल हो चाहे जो भी हो, तो उसको एक तरीके से एक्स्ट्रा एफर्ट न लगाना पड़े, उसको याद है कि नहीं यार मैंने इस स्कूल में तो ये चीज़ किया था या पढ़ा था या देखा था, तो वहाँ पे बच्चों को कैसे आप ट्रेंड करते हैं सैनिक? सर सैनिक स्कूल के लिए बच्चों को ट्रेन करना जो है बहुत टफ है, ठीक ना। और ये चीज़ जैसे कोरोना से पहले जब था सर ना, तो उस समय सर ये हमारे लिए संभव था, जब बच्चे हमारे यहाँ हॉस्टल वगैरह चलते थे तो उसमें संभव था, ठीक ना। लेकिन अब जो है क्या हुआ कि अब गार्जियन हॉस्टल में बच्चे भेजते नहीं। इसके लिए आप कम से कम मान चलिए कि अगर सैनिक स्कूल की अगर
ट्रीटमेंट की तरह हम पढ़ाने की बात करते हैं तो कम से कम बच्चों को 14 घंटे क्लास होना ज़रूरी है। सुबह के टाइम जैसे ये आपको गेम्स वगैरह हैं, फिटनेस पे ध्यान देना है, क्लासेस वगैरह है, पीटी वगैरह है, परेड वगैरह है, आप बहुत सी चीज़ें हैं इनको कराना होता है। उसके लिए सर समय चाहिए होता है। अब उतना आप समझे 6 घंटे के क्लासेस में संभव नहीं है। उसके लिए आपको कम से न्यूनतम अगर आपको चाहिए तो कम से कम मान चलिए कि आपको 8-10 घंटे तो चाहिए। खाना पीना बच्चों को उसमें इंक्लूड कर लें तो आप 14 घंटा मान चलिए, उतना चाहिए बच्चों को, तभी हो पाएगा इसमें। और सैनिक इतना सैनिक समझ रूल रेगुलेशन पर तो भाई होता है कि भाई उसे जब तक उसको रूल रेगुलेशन नहीं कवर करेगा उतना तो हम स्कूल अपना करते ही हैं कि डिसिप्लिन इतना बड़ी बेटर देते हैं कि भाई बच्चे जो है कुछ भी आप देखिए इतने देर से बैठे होंगे, आपको कहीं से आवाज़ जो है बच्चों को नहीं आई होगी, ठीक ना। ये डिसिप्लिन हम लोग तो देते ही हैं। सर आपसे ही दूसरा सवाल है कि थोड़ा सा लीक से हट के लेकिन एजुकेशन से ही है, क्या कारण है कि अगर सैनिक पानियर सैनिक स्कूल का बच्चा पढ़ के निकलता है, पास आउट होता है, तो वह IIT या कंपटीशन कोई भी एग्ज़ाम पास कर लेता है, लेकिन इससे कई ज़्यादा मेहनत प्राथमिक पाठशाला में हो रहा है। और मेहनत क्या कहेंगे, कई ज़्यादा अगर फाइनेंशियल उनको सपोर्ट किया जा रहा है तो बहुत किया जाता है। लेकिन वहाँ के सर वो जो, क्योंकि सर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ अपने दर्शकों मित्रों के साथ, क्योंकि सर वो पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, वो पैसा हमारे यहाँ पे टैक्स का दिया जा रहा है मैडम। जो हम लोग टैक्स देते हैं उसी से वहाँ पे दिया जाता है। लेकिन सर पिछले 1947 से लेके 2024 तक उनकी स्थिति यथावत वैसी पड़ी हुई है। सैलरी बढ़ गई, वेतन बढ़ गए, एम्प्लॉय बढ़ गए, टीचर्स बढ़ गए, सरकार अपने अच्छा दिखाने के लिए और टीचरों की संख्या बढ़ा दिया, वोटिंग के लिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन स्थिति सर वही रही। तो कहाँ कारण है कि पायनियर का लड़का जो हाई प्रोफाइल पर हो जा रहा है, लेकिन जहाँ पे इतना ज़्यादा सरकार ध्यान दे रही है वहाँ का लड़का आज भी वैसा ही क्या वैसा ही है। कोई भी IAS सर हमको नहीं दिखा, कोई भी हमको एक स्पोर्ट्स का भी बच्चा नहीं दिखा, तो सोल्जर और डिफेंस में तो बहुत दूर की बात होगी। सर ऐसे क्या कारण है? एक मैं आपसे मैं दूसरा पार्ट आपके लाइफ का ले रहा हूँ, समाज का, उससे मैं सर ये कि प्राइमरी स्कूल में जो टीचर हैं वो पढ़ाई से ज़्यादा फॉर्मेलिटी करते हैं, पढ़ाई नहीं होती। और दूसरी चीज़ अपने अभी आपको मैं बताया ना कि वहाँ पर बच्चों को मतलब जो इकट्ठा किया जाता है कि वो दिखाते हैं लोग कि भाई हाँ पास इतने बच्चे हैं। हमारे यहाँ से समझ लीजिए इस सवाल कंपोजिट विद्यालय जो हैं, जिन्हें आपने पेपर में पढ़ा होगा कि 100 बच्चों ने कम से कम नाम कटा के जो है प्राइवेट स्कूल। हाँ, लेकिन सोचिए अब भाई जब आप सरकार जो है अपनी इतनी फैसिलिटी दे रही है, BEd किए हुए टीचर हैं, ठीक ना, उनको 90 से लेकर 1 लाख तक पेमेंट कर रही है, उसके बाद भी मतलब कि टीचर में जो है उनको जो है एक क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन उसके ऊपर क्या है, मेन चीज़ मैनेजमेंट नहीं है, जिसको मतलब टीचरों को देख सके भाई टीचर पढ़ा क्या रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है। बस वो फॉर्मेलिटी बस आके अटेंडेंस कर दिए कि आके भाई बायोमेट्रिक है तो अंगूठा लगा दिया, या अटेंडेंस है तो भाई सिग्नेचर कर दिया, लेकिन पढ़ाई नाम की कुछ चीज़ है नहीं। बस सबको ये चाहता टाइम पास। सरकारी नौकरी करने का मतलब कोई इच्छुक होता है कि अगर हमारे नज़र में अगर कोई ये कहता है कि मैं सरकारी नौकरी पाना चाहता हूँ, उसके मतलब ये है कि वो आलसी है, वो काम करना नहीं चाहता है, बस ये चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी मिल जाए, हमको कुछ करें तब और ना करें तब, हमको पेमेंट मिलना चाहिए, और जब तक हम मरे ना तब तक पेंशन चाहिए। यही उनके दिमाग में रहता। और ये नहीं रहता कि भाई यार हमको जाना है तो भाई अपने सरकार को आगे बढ़ाना, ऐसा नहीं है उनके दिमाग में। ये नहीं है, उनके दिमाग में ये है कि बस हमको बस टाइम पास करना है, बस हमको वहाँ 4 घंटा चाहे 6 घंटा वो टाइम पास करना है, वो टाइम पास कर निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग जो बच्चों को है पढ़ाते हैं पूरा धरातल पर हर चीज़, क्यों से हम जब तक बच्चों में हम अच्छा एजुकेशन चाहे जिस चीज़ नहीं देंगे तो भाई गार्जियन हमारे पास नहीं आएंगे। आपको रिजल्ट देना है सर, वहाँ पे रिजल्ट, बिल्कुल रिजल्ट हमको देना है। मैडम आप एकेडमिक पर्सन हैं और आपसे ये सवाल बनता है, एक ही विद्यालय है, जैसे अगर मैं उदाहरण दूंगा तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये पायनियर सैनिक स्कूल है, ये फ्रेंचाइजीज बांट दिया सर, ये भी बहुत तेज चल रहा है इस समय। एक कमरे में यूनिवर्सिटी चल रही है सर, मैं भी इंटरव्यू के बाद मैं आपको नाम बता दूंगा, बनारस में 4 चल रही है सर एक कमरे में, और आपने मिर्ज़ापुर में बांट दिया, चंदौली में बांट दिया, आजमगढ़ में बांट दिया, कहीं भी बांट दिया 5। उससे आपकी ब्रांच को कितना नुकसान हो रहा है, या फिर आप इसको कैसे देखती हैं कि नहीं ये चीज़ें प्रथा गलत है? क्योंकि जो उनको सर्टिफिकेट दी जाएगी सर, जो मतलब आप रिजल्ट देंगे वो यहीं का देंगे,
और जो व्यक्ति खोला हुआ है, आपको पैसा दे के फ्रेंचाइजी लिया है, वो एकेडमिक पर्सन नहीं है, पढ़ाई लिखाई से उसका दूर है। तो ये कॉरपोरेट सेक्टर जो है फ्रेंचाइजीज का चला हुआ, जैसे लग रहा है कि चाय की दुकान खोल रहे हैं हम पैसा लेके, तो इस पर आप क्या करना चाहेंगे? इस पर तो सर ही बताएंगे। इसमें सर देखिए, इसमें ये है ना कि देखिए जो स्कूल फ्रेंचाइजी दे रही हैं वो देखिए, एक तो गवर्नमेंट का रूल है कि आप जैसे इस जगह पर अगर मान लीजिए आप यहाँ पर अगर पौने स्कूल खुला है तो कहीं दूसरी जगह अगर स्कूल खुलता है ना, तो गवर्नमेंट का ये रूल है कि आपको वहाँ पर BSA से रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक ना, ऐसे नहीं खोल सकते हैं। लेकिन चूँकि प्राइवेट स्कूल वाले ऐसा करते हैं, ठीक ना, उनका मोटो पढ़ाई से संबंधित नहीं है। उनका मोटो है, अगर मान लीजिए कि मैं अगर वाराणसी में पौने स्कूल है, एक मैं गाजीपुर में खोल देता हूँ, भले एक कमरे का हो, एक आजमगढ़ खोल देता हूँ, एक मऊ में खोल देता हूँ, एक बलिया में खोल देता हूँ, एक जौनपुर खोलता हूँ। इसमें क्या हुआ, अब इतने दूर जगह पर हमारे स्कूल प्रचार हुआ, वहाँ पे एजुकेशन नहीं हुआ, ठीक ना। एजुकेशन तो पूरा व्यवस्थित ढंग से होता है सर, ठीक ना। ये तो अपने स्कूल प्रचार के लिए खोलते ना कि भाई चलो वहाँ से 2 पैसा आ भी रहा, प्रचार भी हो गया। लेकिन ये एजुकेशन का ये चीज़ सही नहीं है, ये हम इसको बिल्कुल गलत मानते हैं। मैडम, बच्चों के अभिभावक को आप क्या संदेश देना चाहेंगी एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रिंसिपल, कि उसको बच्चों को कैसे ट्रीट करें, कैसे पढ़ाएं? अच्छा, एक सवाल छूट जा रहा है सर, मैं पूछना चाहता हूँ, टिफ़िन मैडम, आजकल टिफ़िन की भी एक सवाल सर मेरे पास आया था, ये मुझे याद आ गया है कि जो बच्चे आजकल लंच बॉक्स लेके आते हैं, उसमें ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो कि पूरी तरीके से डस्ट है, गंदा है सर। तो आप क्या इस पे भी ध्यान देती है? पैनियर क्या इस पे ध्यान देता है? और क्या एक स्लैब बना के दिया है कि अगर कोई व्यक्ति काजू किशमिश न ला सके लेकिन ऐसी चीज़ लाए जो कि हेल्दी हो? सर इसके लिए देखिए, हम पहले तो अपने टीचर को उस पर करते हैं कि मतलब पहले तो सारे टीचर्स हमारे यहाँ लंच में अपने क्लास में रहते हैं, सभी टीचर, ताकि मतलब बच्चे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। छोटे बच्चों पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जब एडमिशन के लिए आते हैं गार्जियन, उसी समय हम लोग ये सब चीज़ें बता देते हैं। और वो लोग भी बोलते हैं कि हमारा बच्चा खाता नहीं पीता है, तो उसी समय हम उन्हें लिस्ट बता देते हैं कि उन्हें हेल्दी चीज़ें देनी है, और आपका बच्चा नहीं खाएगा तो ये जिम्मेदारी हमारी है। इसके लिए हमारे टीचर्स अपने क्लास में रहते हैं पूरे लंच टाइम तक, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा भी होती है, और वो बच्चों के टिफ़िन खोलना और हाइजीन का देखभाल, हाँ, हाथ जो है हम लोग 10 मिनट पहले धुलवा के उसके बाद से उनका टिफ़िन खुलवाते हैं। और अगर जिसका अगर नहीं सही रहता है टिफ़िन, जिससे कि कभी कभी उन लोग चाउमीन लेके आ जाते हैं, ये मैगी लेके आ जाते हैं, वो एक तो अच्छा भी नहीं लगता है ठंडा, और नुकसान भी करता है, क्योंकि सभी चीज़ कहते तो लोग हैं आटे का है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो इसलिए हम उन्हें मतलब ये पहले ही बता देते हैं कि आप बच्चों के मतलब हेल्दी फूड पे ज़्यादा ध्यान दें। सर अभिभावक को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अभिभावक सर, मैं ये संदेश देना चाहेंगे सर कि बच्चों को मजदूर न बनाएं, बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद ना रखें, बच्चों को अपनी ज़िंदगी को जीने दें, इतना उम्मीद ना पाल लें कि बाकी बच्चा जो है उसमें डिप्रेशन में जो है दब जाए, जिससे कि आजकल जो कि आप सुनने को भी मिलता है कि बच्चा ये आत्महत्या कर, सुसाइड करना चाहेंगे। हाई स्कूल तक बच्चे बताइए जब फेल हो जा रहे हैं तो वो सुसाइड कर दे रहे हैं, कितनी सोचने वाली बात है। बच्चों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई कि आप बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, और कोचिंग पर ज़्यादा विश्वास ना करते हुए आप स्कूल पर ज़्यादा विश्वास करिए। वो और स्कूल का जो होमवर्क हो रहा है, जो स्कूल से मिलते हैं, और बच्चे अगर उसको पूरा करेंगे तो कोचिंग की कभी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और देखिए हमारे स्कूल का देखिए पढ़ाई का सिस्टम मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे हम स्कूल में जैसे हम लोग हफ्ते में 7 दिन होते हैं सर, ठीक है ना। तो हफ्ते में 7 दिन, तो पहला दिन हम बच्चों से देखिए रीडिंग कराते हैं, टीचर के थ्रू रीडिंग करवाएंगे। रीडिंग कराने के बाद नेक्स्ट डे जो है उसी दिन जो बच्चों से बोला जाता है जो आपके हार्ड वर्ड हैं वो आप नोट करके लाइए, क्या हार्ड वर्ड है उसको बच्चा नोट करके लाता है, टीचर उसको सॉल्यूशन देता है। और तीसरे दिन का वर्क है, टीचर जो है चैप्टर को समझाएगा, पढ़ाएगा, और क्वेश्चन आंसर तीसरे और चौथे दिन का वर्क ये होता है। और 5वें और 6वें दिन जो है बच्चा जो उसको लर्न करता है, याद करता है, और वो भी बहुत दबाव में नहीं, खुशी कोई बच्चे टीचर जो है क्लासरूम में भी लर्न कराएंगे और घर पर ही जाया करेंगे, जो कि जाते बच्चों को बोझ न पड़े, लर्न कराएंगे। 1 हफ्ते का हमारा शेड्यूल ये तैयार हो गया। इसी शेड्यूल पे हम लोग पूरा टोटली वर्क करते हैं। मैडम, आप अभिभावक को 2 शब्दों में क्या संदेश देना चाहिए?
सर अभिभावक से यही हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए और उसके लिए सबसे पहले आपको उस पर अमल करना होगा और उन्हें मोटिवेशनल बुक आप खुद पढ़िए, तब आपका बच्चा जो देखेगा वो करेगा। इसलिए आप अपने घरों में मतलब अच्छी बुक्स रखिए और जिससे कि बच्चा भी उसको देख के मतलब शुरू से वो देखे कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं वही बच्चे करते हैं। आप बच्चे को मना करते हैं जाओ पढ़ो और अपने मोबाइल चलाते हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। इसलिए सबसे पहले हम गार्जियन को मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले वो स्टार्ट करें, मोटिवेशनल बुक्स देखें, पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो भी अब आप देख सकते हैं, बच्चे को भी दिखा सकते हैं, तो इससे बच्चे मतलब मोटिवेट होंगे, वो सही राह पे जाएंगे, तो वो राह भटकने से मतलब बचेंगे। और मोबाइल की वजह से, मीडिया की वजह से आजकल हमारे बच्चे बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गलत राह पे चल रहे हैं। सब लोग वो देख रहे हैं जो चीज़ें हम लोग मतलब 25-26 शादी के बाद जो चीज़ें मतलब ये सब जान रहे, वो बच्चे अभी सब एडल्ट हो गए हैं। तो ये चीज़ें विशेष आग्रह के साथ कर रहा हूँ कि मैडम की चीज़ों को समझें, फॉलो करें। और आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे थे शक्ति सर और बबीता मैम के साथ, और मैं यही आपसे उम्मीद करूँगा कि एक बार अगर आप जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। जो टॉप 10 हम लोग स्कूल देते हैं उसमें से चौथे या 5वें नंबर पे हमारे पायनियर सैनिक स्कूल भी आते हैं जो हमारे साइट पर हैं। यहाँ पे आएँ और एक बच्चे को उत्तम निर्माण और भविष्य के योगदान करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।